1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा बनते हैं। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इन 4 साल में 1573 में अकेले 1573 एडी में 4 पीसफुल मिशंस अकबर भेजता है प्रताप के पास। पहला जलाल खान कोरची, उससे प्रताप मिलते ही नहीं है, वो तो वापस चला जाता है। फिर मानसिंह जी खुद आते हैं। वे डूंगरपुर के राव आस्करण को बुरी तरह पराजित करते हुए दक्षिण से आ रहे होते हैं। तब 2 जासूस इनके प्रताप के, एक डूडा चुंडावत थे और एक थे, मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा है उनका। तो इन्होंने आकर के पहले ही प्रताप को सूचना दे दी कि मान सिंह जी पूरी तरह से उनका जो तुर्क जो शासक हैं उनके जैसा मानस है, वो कुछ ज्यादा आपको यील्ड करने वाले नहीं है, तो हमें भी उनको कुछ यील्ड नहीं करना है। उदय सागर के पास मीटिंग होती है। वहां पर प्रताप बहाना बनाते हैं कि मैंने, मेरा पेट में दर्द हो रहा है। वो अमर सिंह जी को भेज देते हैं। तो मान सिंह जी वहां ताना देते हैं कि मुझे पता है कि पेट दर्द कैसा होता है, मुझे पेट दर्द की दवाई का भी पता है। अगर प्रताप ने लड़ने की ठान ही ली है तो फिर अब इसका फैसला युद्ध में ही होगा। और जाते वक्त फिर वो उदयपुर में जब प्रताप से मिलते हैं तो प्रताप उनको 3 बातें कहते हैं कि ठीक है, तुम संधि करवाना चाहते हो। नंबर 1, वो मेवाड़ी में बताऊं सर? हाँ बिल्कुल। हाँ, मुंह चौथ नहीं दूला, मतलब मैं टैक्स नहीं दूंगा अकबर को। हूं चाकरी नहीं करूंगा, मैं जाकर के वो उसको जो सजदा करते हैं ना, जिल्ले सुबानी जिल्लल्लाह, वो नहीं करूंगा। और तीसरी शर्त प्रताप रखते हैं, मुंह छोकरी नहीं दूंगा, मैं चौथ नहीं दूंगा, चाकरी नहीं करूंगा और छोकरी नहीं दूंगा। तो मान सिंह कहता है कि आपने युद्ध की ठान ली है? तो बोले हाँ ठान ली है। तेरे फूफा को लेता हुआ आना युद्ध के लिए। प्रताप कह के उसको रवाना कर देते हैं, क्योंकि भारमल की बेटी से शादी हुई थी ना अकबर की। और ये उनके भगवान दास का बेटा था, भारमल के बेटे भगवान दास का बेटा था, थे मान सिंह जी। तो मान सिंह जी को ये ताना मार के वो रवाना कर देते हैं। तीसरी जो पीस ओवरचर होता है वो भगवान दास खुद आते हैं, मान सिंह जी के पिताजी। और भगवान दास से प्रताप घृणा करते थे, क्योंकि भगवान दास वो व्यक्ति था जो 1568 के साके में अकबर के साथ नपुंसक की तरह खड़ा रहा था जब 40,000 निर्दोष हिंदुओं की हत्या की गई थी। और जगदीश मंदिर और जो बड़े बड़े मंदिर थे, आज भी सर वहां जाए तो रक्त खौल उठता है उन मंदिरों की। मंदिर नीचे जो कंगूरे हैं, उसके जो बेस है वो हिंदू और जैन है, और जो उसका टॉप है वो इस्लामिक गुंबद लगा हुआ है उस पे। आज भी चित्तौड़ में है वो जगह। और उसके साक्षी जयपुर के राजपूत के भगवान दास के उसमें खड़े थे। तो प्रताप की घृणा साके के टाइम से थी, फिर भी प्रताप सम्मान रखते हुए उसको रिसीव करते हैं और उसको रवाना कर देते हैं। लास्ट में टोडरमल आता है, और टोडरमल 1573 की अक्टूबर में आता है, उसको भी रवाना कर देते हैं। फिर युद्ध तय हो जाता है। 1576 में फरवरी के आसपास मान सिंह जी मांडलगढ़ आते हैं अपनी सेना लेकर के, और उसके बाद वो खमनौर एक जगह है जो 5 किलोमीटर दूर है, 6-7 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी से। हल्दी घाटी का जो दर्रा है, गया हूँ है सर? गया हूँ, खमनौर भी गया हूँ, हल्दी घाटी भी गया। हाँ भाई, आप तो जाएंगे सर खमनौर। खमनौर तो खमनौर इज अ रिलेटिवली ओपन स्पेस। उसके बाद जिसको आज बादशाही बाग कहते हैं, मैं और नारायण साहब ये संघर्ष कर रहे हैं कि बादशाही बाग का नाम बदल के, उसका मुझे स्मरण नहीं आ रहा है क्या नाम देना चाहते हैं उसको हम लोग। प्रताप की सेना आ जाती है लोसिंग गांव में, और इधर खमनौर के पास इनकी सेना आ जाती है। यहाँ पर एक अजीब घटना घटती है जो बताना उचित रहेगा प्रताप की दूरदृष्टि के। जो भील गुप्तचर होते हैं प्रताप के, वो आके बताते हैं कि मानसिंह अपने 100 घुड़सवारों के साथ शिकार पर आया हुआ है, और लोसिंग से 2-3 किलोमीटर दूर है, मील्स दूर है। तो सब लोग बड़े उत्तेजित हो जाते हैं, मेवाड़ के जो योद्धा हैं, कि इसको यहीं खत्म कर दो। तब झाला बीदा, एक बुजुर्ग
वॉरियर थे, सामंत थे, और प्रताप स्वयं, दो जने मना करते कि नहीं, अगर हमने आज, ये जयपुर घराना वही है जिसने महाराणा सांगा की सहायता की थी पूरे जीवन भर, ये आज थोड़ा सा भटक गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसा कुछ करें कि आने वाली पुश्तों तक ये शत्रुता चले। ये एक छोटा कालखंड है, ये एक एबेरेशन है, ये चला जाएगा। लेकिन अगर हमने धोखे से आज मानसिंह को मार डाला तो फिर जयपुर उदयपुर के राजपूतों में मित्रता कभी नहीं हो पाएगी। कितनी दूरदृष्टि लोग थे सर, बताइए मुझे आप। हाउ फार साइटेड एंड हाउ बेनेवलेंट थॉट कि यार ठीक है आज लड़ रहे हैं, लेकिन एक पेटी गेन के लिए हम दो घरानों में शत्रुता नहीं कर सकते। और मानसिंह जी को मानसिंह जी को अवॉइड करके मानसिंह जी को जाने दिया जाता है। अब 18 जून 1576 का दिन आ जाता है और सुबह 10 बजे दोनों सेनाएं, हमारी मेवाड़ की जो सेना थी, उससे पहले एक चीज और, मेवाड़ काउंसिल की मीटिंग होती है 17 जून को। मेवाड़ की जो वॉर काउंसिल थी उसमें मेनली भीम सिंह डोडिया, भामाशाह, ग्वालियर के राजा राम सहाय तंवर, उनके 3 बेटे शालीवाहन, भवानी और प्रताप, और उनका एक 14-15 वर्ष का पोता। फिर जो साकय में मरे थे जयमल राठौड़ और पत्ता चुंडावत, उनके बेटे खूपा राठौड़ और कल्याण सिंह चांपावत, ये, और मान सिंह सोनग्रा, अक्षय सोनग्रा जो कि मामा थे प्रताप के, ये सब लोग वहां पर एक वॉर काउंसिल की मीटिंग होती है, जिसमें अब आप उस प्रश्न का जवाब आता है कि प्रताप खुले में क्यों लड़े थे। क्योंकि जो यंगस्टर्स थे उन्होंने कहा कि हम इस सेना को मार सकते हैं खुले में जाकर, और जो सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पहाड़ी दर्रा नहीं छोड़ना चाहिए। ये विवाद हो गया वहां पर। तो प्रताप ने स्वयं इनिशिएटिव लेते हुए, ये बाकायदा लिखा हुआ है प्रोफेसर माथुर की जो वॉर स्ट्रेटेजी ऑफ महाराणा प्रताप नाम की पुस्तक है उनकी, उसमें पूरा मेंशन्ड है कि प्रताप ने मध्यम मार्ग लिया कि चलो हम ऐसा करते हैं, हमारा इनिशियल अटैक जो होगा वो हम हल्दी घाटी के दर्रे से निकलकर हम जो आज बादशाही बाग है वहां अटैक करेंगे। अगर हम इनको मार पाते हैं, खदेड़ पाते हैं, तो हम वहीं एंगेज्ड रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स वी आर एबल टू किल। बट इफ मेवाड़ वॉरियर्स स्टार्ट टू फॉल, तो हम वापस हल्दी घाटी के से होते हुए वापस हम पहाड़ों में चले जाएंगे। क्योंकि सर देखिए, जो गुरिल्ला वॉरफेयर है ना, वो महाराणा हमीर सिंह के बेटे महाराणा क्षेत्र सिंह ने सबसे पहले डिस्कवर की थी, विच वॉज अ गुड 200 years बिफोर प्रताप। तो प्रताप को पता था कि अपने से 3 गुना 4 गुना बड़ी आर्मी को डिफीट करने के लिए मुझे उसको जंगलों में लाना तो पड़ेगा, लेकिन अपने यंगस्टर्स का मन रखने के लिए। और एक और चीज भी थी इसमें कि प्रताप के लिए ये पहला एंगेजमेंट था, क्योंकि उससे पहले राजपूतों से आपस में इस तरह नहीं लड़े थे, मुसलमानों से अलायंस करके। ये पहला अवसर था। तो प्रताप के लिए भी एक लर्निंग थी कि देखिए कैसे राजपूतों को मारते हैं, इन मुगलों के साथ हम कितना लड़ पाते हैं, इनमें कितना दम है। क्योंकि अलग अलग कहानी सुनते थे कि ये कायर होते हैं, भाग जाते हैं जब ये हारने लगते हैं। तो एक फ्रंटल असॉल्ट की कामना प्रताप के मन में भी थी। तो फिर एक कॉम्प्रोमाइज किया गया कि फ्रंटल असॉल्ट होगा, लेकिन वी विल नॉट लीव द विसिनिटी ऑफ द माउंटेन्स बिकॉज ऑफ 2 reasons। नंबर 1, वी आर न्यूमेरिकली इंफीरियर, तो अगर हम हारने लगेंगे, हमारे लोग गिरने लगेंगे, तो हमें जंगल में जाना ही पड़ेगा। और उसमें यह तय किया गया प्रताप अपनी बलि नहीं देंगे, प्रताप का बचना नितांत आवश्यक है, नंबर 1। नंबर 2, मुगलों की जो कैनन्स और फायर पावर थी वो यूजलेस थी पहाड़ों के पास। तो ये तो सीधी सी बात थी कि मेवाड़ को कभी भी ओपन में आना ही नहीं था, वो 1-2 किलोमीटर तक ही रहना था। यह निर्णय ले लिया गया वॉर काउंसिल के द्वारा। अब 18 जून का दिन आ जाता है, सुबह 10 बजे सबसे पहले हाकिम खान सूर आके थोड़ा सा आंखों से निरीक्षण करके जाते हैं, और उसके पीछे प्रताप भी उस वक्त, ये अबुल फजल लिखता है कि इतनी गर्मी पड़ रही थी कि हमारे मगज पिघल रहे थे।
our brains were melting. तो अब इसमें एक नॉमेनक्लेचर हमें पता होना चाहिए कि जो मेवाड़ का जो आगे वाला जो वॉरियर्स होते हैं उसको हरावल दस्ता कहते हैं, और जो बाद में रीइंफोर्स करता है उस अटैक को उसको चंदावल दस्ता कहते हैं। तो हरावल दस्ता में हमेशा चुंडावत रहते हैं और चंदावल दस्ता में बाकी लोग। तो 3 विंग्स मेवाड़ की आर्मी की बनी। जो राइट विंग थी उसमें राम सहाय तंवर, उनके 3 बेटे और भामाशाह और उनके भाई ताराशाह। जो लेफ्ट विंग थी उसमें झाला मान, झाला बीदा और कूपा राठौड़, कल्याण सिंह चुंडावत। और जो सेंट्रल थी उसमें हाकिम खान सूर, भीम सिंह डोडिया, इसके बाद प्रताप, और एक चंदावल दस्ता था जिसमें रामा सांधु और कुछ चारण, पूना जोशी ब्राह्मण थे। एक जो घुड़साल प्रताप की थी उसके इंचार्ज एक ब्राह्मण थे, पूना जोशी करके नाम था उनका, और राणा पूंजा जो कि भील थे। तो भीलों को तो पेड़ पे चढ़ा दिया गया था और उन्हें वो गोफण से अटैक करते हैं। गोफण क्या होता है कि एक रस्सी का बना हुआ एक बास्केट होती है जिसमें इतना बड़ा पत्थर डाल के इट हिट्स लाइक अ बुलेट, अगर सर पे पड़े तो सर खोल देगा आपको। उसको गोफण कहते हैं। वो आज भी मेवाड़ में कई भीलों के पास आपको मिल जाएगा। ये तो मेवाड़ आर्मी का फॉर्मेशन था। मानसिंह की आर्मी का फॉर्मेशन ये था कि उसकी राइट साइड में, यानी जो झालामान, झालाबीदा और हूपा राठौड़ वाली जो साइड थी आर्मी की, उसके ऑपोजिट 12 सैयद who were the most ferocious warriors of Akbar were placed. They were 80 in number, 80, और सैयद 12 उनका चीफ था। और जो लेफ्ट साइड थी उसमें राव लूनकरण सांभर का और आसिफ खान जो मेन वॉर जनरल था, बिसाइड्स मानसिंह जी जो मेन मुगल जनरल था मुसलमान, वो आसिफ खान था। ये इन दोनों के हरावल दस्ते हो गए मुगलों के। ठीक है सर। बीच में काजी खान और जो कि फतेहपुर सीकरी से आया था, ये जो फतेहपुर सीकरी के जो सूफी थे ना, वो ये वॉरियर्स थे लोग। हाँ, सूफी साले बकवास करते हैं। और उसके पीछे मानसिंह जी। नाउ द मेन डिफरेंस which was instrumental in the outcome of this war in terms of the loss which Mewar suffered was a rear reserve force called Altamish. Altamish के चार्ज, अल्तमिश की भी 2 टुकड़ियां थी, फॉरवर्ड अल्तमिश एंड बैकवर्ड अल्तमिश। फॉरवर्ड अल्तमिश was manned by Madho Singh of Jaipur and the rear अल्तमिश was manned by मेहतर खान। ये फॉर्मेशन आमने सामने है। 11 बजे सबसे पहले झालाबीदा, झालामान, सैयद बारहास पे अटैक करते हैं। एंड साइमल्टेनियसली राम सहाय तंवर, उनके 3 बेटे भामाशाह और ताराशाह राइट विंग से, आसिफ खान और राव लूनकरण पे अटैक करते हैं। द फर्स्ट अटैक इज सो फिरोशियस कि अबुल फजल तो उसको लिखता है कि 5 कोस हमारी सेना भाग गई। 5 कोस का मतलब शायद होता 20 माइल्स। ये समझ में नहीं आती बात, इतना तो डिस्टेंस था नहीं। 5 कोस का मतलब 10 माइल्स हुआ। तो 10 माइल्स, 10 माइल्स नहीं, आई थिंक वहां से बनास नदी तक भाग गई सेना, which is about 5-6 kilometers. 5-6 kilometers हल्दी घाटी की ओपनिंग से पीछे खदेड़ दिया मेवाड़ ने इनको in the first attack. And Abul Fazl writes that but for Sayyid Barhaz, जो कि they stood ground, झालाबीदा, झालामान ने हालांकि काटा उनको, but they did not run away. कि अगर उस दिन सैयद बारहा नहीं टिकते तो इंपीरियल आर्मी पर कहर टूट पड़ता, ये अबुल फजल लिखता है। और लूनकरण भाग गया, राव लूनकरण रैन अवे। आसिफ खान अपने घोड़े से गिरते गिरते बचा, जिसको कि जगन्नाथ कछावा ने आके बचाया। और इस वक्त
काजी खान के प्रताप से एक तीर लगता है जो उसके कूल्हे में, नहीं, काजी खान का तो अंगूठा कटता है तो वो तो भाग जाता है, और वहां पर वो एक स्टेटमेंट देता है कि पैगंबर का आदेश है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो भाग जाओ मैदान छोड़कर। एविडेंस है कि भाग रही थी ना आर्मी, कि पैगंबर का आदेश है कि यदि आपके सामने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो तो आप रिट्रीट कर जाओ। ये एडमिशन है ना, बाय उनका खुद का एडमिशन है। एंड कनेक्ट थिंग्स अबाउट प्रताप विक्ट्री। जी। तो उसका अंगूठा काट दिया और वो भाग गया मैदान छोड़ के। और एक मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसका एक और सूफी था फतेहपुर सीकरी का, उसके कूल्हे में तीर मारा प्रताप ने स्वयं, जिंदगी भर वो लंगड़ाता रहा। अब भीम सिंह डोडिया ने एक भाले का वार किया मान सिंह जी के ऊपर, और मान सिंह जी छुप गए हौदे के अंदर, मान सिंह जी बच गए। भीम सिंह जी डोडिया बहुत वाकई भीमकाय थे, 7 फुट ऊंचे थे और बड़े, उनकी पर्सनल, जो मान सिंह जब आए थे चित्तौड़ और उदयपुर जब समझौते की वार्ता के लिए, तो भीम सिंह से उनकी काफी तकरार हुई थी, आमने सामने लड़ाई हुई थी। तो भीम सिंह जी की व्यक्तिगत शत्रुता थी। उन्होंने कहा था मेरे भाले से तेरे हाथी का वजन नापूंगा मैं, उन्होंने कहा था। तो हाँ, लगभग 100 मुगल टूट के पड़ते हैं भीम सिंह पर, और भीम सिंह का शरीर छलनी करके उनका वहीं पर उनकी हत्या हो जाती है, और भीम सिंह जी उस वक्त वीरगति को प्राप्त होते हैं। अब जब मेवाड़ की सेना 3 घंटे हो गए थे लड़ते हुए, अब जब मेवाड़ की सेना बिल्कुल अपर हैंड पर थी और माधो सिंह की जो रिजर्व फोर्स थी अल्तमिश, उस तक को डिफीट कर दिया जाता है। और इस लड़ाई में जो राम सहाय तंवर और उनके बच्चों ने जो लड़ाई लड़ी है, वो फिनोमिनल, लोग खड़े होकर देख रहे थे। राम सहाय तंवर अटैक्ड मान सिंह, एंड मान सिंह was a great warrior, there is no doubt about that. जब इन दोनों की लड़ाई होती है तो अबुल फजल लिखता है, जो हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी चैरिटेबल नहीं था, लेकिन वो मान सिंह के लिए लिखता है, आज एक काफिर इस्लाम की तलवार बन गया है। वैसे तो डूब मरने की बात है हमारे लिए, लेकिन ये लिखा गया मान सिंह जी के लिए अबुल फजल के द्वारा कि आज एक काफिर इस्लाम की तलवार बन गया है। ये युद्ध हो रहा था राम सहाय तंवर और मान सिंह जी के बीच में। एक घटना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बताना यहां पर, कि दोनों तरफ के राजपूत केसरिया पहनकर लड़ रहे थे, जयपुर और मेवाड़ के। तो तीरंदाज जो थे, जो तीर चला रहे थे, उसमें अबुल फजल भी था। उसने आसिफ खान जो मुगल जनरल था उससे पूछा कि यार ये कैसे पता लगाएं कि इनमें से कौन सा अपना शत्रु है और कौन सा अपना मित्र है, ये साले एक जैसे दिखते हैं। तो भाई वही मूछें, वही कदकाठी, वही कलर कॉम्प्लेक्शन, वही अटायर, और ऊपर से भगवा और पहन रखा है सबने। आसिफ खान क्या जवाब देता है, सर वो इन इस्लामिस्ट की सोच बताती है। तेरे को क्या है, मरेगा तो काफिर ही, जीतेगा तो इस्लाम ही, तू तो तीर चला। ये उन राजपूतों के लिए बोल रहा है वो जो उसकी तरफ से लड़ रहे हैं। ये इनकी क्लैरिटी ऑफ, जो आज मैं चुंगरू जी के आपका वो सुन रहा था, तो ये इलॉजिकल वॉरफेयर कि तेरे को क्या है, तू तीर चला, मरेगा तो काफिर ही, जीतेगा तो इस्लाम ही। अब क्या होता है कि जब मुगल ये बर्बादी की कगार पे थे, खत्म होने वाले थे, अपने से 1/3 छोटी आर्मी के द्वारा मेहतर खान एक चाल चलता है, और वो कहता है कि बादशाह अकबर आ गए हैं ढोल बजाते हुए, और उसकी जो अल्तमिश फोर्स है उससे वो घोड़ों से खूब सारी बनास नदी की धूल उड़ाता है। तो धूल इतनी उड़ती है कि मेवाड़ की आर्मी कंफ्यूज हो जाती है कि यार अगर अकबर आ गया अब रिजर्व फोर्स लेके, 3-3.5 घंटे हो गए हमें लड़ते हुए, अब हम इनसे नहीं लड़ सकते और अब तो रिट्रीट करना पड़ेगा। तो सारे जो वॉर जनरल्स हैं, झालाबीदा, झालामान, राम सहाय तंवर, हाकिम खान सूरी, ये सब प्रताप की ओर देखते हैं, एंड देन दे डिसाइड टू रिट्रीट। लेकिन प्रताप, that was the original plan. That was the original plan कि अगर हम न्यूमेरिकली ओवरवेल्म होने लगेंगे तो मरेंगे नहीं, कटना नहीं है, काट के भाग लो, क्योंकि वो तो महाराणा खेता की एस्टेब्लिश प्रैक्टिस थी।
ये प्रताप गुरिल्ला के जनक नहीं थे, प्रताप ने गुरिल्ला को बुरी तरह से इंप्लीमेंट किया। तो जब ये घटना घटती है कि मेहतर खान शोर मचाता है कि इस तरह आ गए हैं, तो प्रताप एक लास्ट चांस लेते हैं। वो जो सेलिब्रेटेड सीन है ना, चेतक के अगले 2 पैर मान सिंह जी के हाथी के ऊपर और प्रताप का भाला। प्रताप इज कोटेड as being having said that in वीर विनोद, ले आया प्रताप सिंह, तुझसे तू जितनी बहादुरी दिखला सकता है दिखा, देखो जितनी बहादुरी दिखा सकता है। एंड देन ही shoves the spear which again मान सिंह जी, उनका महावत मारा जाता है, लेकिन मान सिंह जी बच जाते हैं, वो डक कर जाते हैं उसको। और जो चेतक की पिछली टांगे हाथी की आगे लगे खांडा होता है, एक स्ट्रेट तलवार होती है, तलवार तो होती है वो कुरकट होती है, एक स्ट्रेट तलवार उसको खांडा कहा जाता है। उस खांडे से चेतक की पिछली टांग कट जाती है एक तरफ की, और हाकिम खान सूर और राम सहाय चेतक का मुंह, उसकी जो उसकी जो काठी थी वो पकड़ के और उसको हल्दी घाटी में दक्षिण दिशा की तरफ मोड़ देते कि आप निकलिए यहां से। प्रताप को वो पुश करके निकाल देते हैं वहां से। लेकिन तब तक 250-300 मुगल प्रताप पर टूट पड़ते हैं और उनके तब तक काउंटेड है 8 घाव। ही वॉज इंजर्ड एट 8 प्लेसेस इन हिज बॉडी इन दिस बैटल। तब झालामान अपना परम त्याग करते हैं कि वो प्रताप के सिर की जो सिरमौर है, जो राज्य चिन्ह है जिसमें रेड कलर की कलंगी होती थी, उसको वो धारण कर लेते हैं और चिल्लाते हैं, मैं हूं प्रताप, मैं हूं तुम्हारा काल, आओ भिड़ो मुझसे। और वो मुगल के जो सैनिक हैं, मुगल सैनिक, वो आकर प्रताप पर समझकर झालामान पर टूट पड़ते हैं और वो महान व्यक्ति वीर गति को प्राप्त होता है, लेकिन इस संतुष्टि के साथ कि मैंने अपने राजा को बचा लिया। आर्चर्स कॉन्स्टेंटली फायर कर रहे थे प्रताप की तरफ, जो कि इनकी पुरानी नीति है। चाहे हेमचंद्र भार्गव को अकबर ने 1556 के उसमें सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में मारा हो, चाहे महाराणा सांगा को बाबर ने तीरों से घायल किया हो, हमारे राजा हाथी पर बैठकर अपने आप को बहुत वल्नरेबल बना देते थे, सबसे आइडेंटिफाइबल स्पॉट पर रहते थे, एंड दे यूज्ड टू लीड फ्रॉम फ्रंट। पता नहीं ये क्या स्ट्रैटेजी थी, जबकि ये मलेच, आप देखिए अकबर तो लड़ने कभी आया ही नहीं, उसको दूसरों को ही भेजता रहा। और हमारे जो राजा थे वो इस तरह लीडर, क्योंकि लीडर मर जाएगा तो सेना वैसे ही तितर बितर हो जाएगी। हाकिम खान सूर उन आर्चर्स के और प्रताप के बीच में आकर अपने प्राणों का त्याग करते हैं, अपना बलिदान देते हैं, लेकिन प्रताप को बचा लेते हैं। अब हमारे जो सैनिक थे वे चले जाते हैं जंगलों की तरफ, लेकिन हमारे बड़े बड़े जनरल्स जो थे वो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। तो इस दृष्टि से जो सबसे बड़ी हानि घटी की मेवाड़ को हुई, दैट वाज द लॉस ऑफ वेरी वेरी बिग जनरल्स लाइक झाला बीदा, झालामान, अक्षयराज सोनग्रा, राम सहाय तंवर, उनके तीनों बेटे, हाकिम खान सूरी, कूपा राठौड़, कल्याण सिंह चुंडावत, ये सब वीरगति को प्राप्त होते हैं। 2 जनरल्स मेजर जो बचते हैं प्रताप के, वो है भामा शाह और तारा शाह, और एक गोविंद सिंह करके एक और थे, वो बच जाते हैं। भीम सिंह डोडिया वीरगति को प्राप्त होते हैं। आर्मी मेवाड़ की काफी हद तक बच जाती है। कितने लोग मारे गए थे वो अबुल फजल लिखता है कि 180 मुसलमान और 320 हिंदू, वो जो काउंट करता है इस वॉर में। क्योंकि नंबर्स का तो मैंने कहा ना सर, उस पे तो अपन ज्यादा बहस करेंगे नहीं, क्योंकि 1:3 का रेशियो था। मैं तो टॉड और मेवाड़ की बात मानता हूं कि 20,000 मेवाड़ की सेना थी और 80,000 मुगल थे, लेकिन हम 5,000 10,000 भी माने तो भी 5 फिगर्स में तो ये जनसंख्या, मतलब आर्मी की जनसंख्या थी ही। लेकिन द नंबर ऑफ डेड, खुद मुसलमान इतिहासकार लिख रहा है 180 तो मुसलमान थे ही, और उस 320 में से भी आधे वो राजपूत थे जो मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे। तो हमारा रेशियो अगेन मोर्टेलिटी में भी 1:3 रहा। एक मेवाड़ का वीर मरा तो 3 मुगलों के सैनिक मारे गए। ये इसका वॉर अरिथमेटिक में तो ये था। दिस इज द वे द वॉर एंडेड। प्रताप रिट्रीटेड टू कोलियारी, और वहां पर उनका भाई जो थे
एक मान सिंह जी की बात माननी पड़ेगी, उन्होंने अपनी सेना को रोका प्रताप का पीछा करने से, और वो चाहते तो वो प्रताप का उस दिन वो हानि कर सकते थे। प्रताप घायल भी थे, प्रताप का घोड़ा भी घायल था, और प्रताप अकेले भी रह गए थे, आर्मी से दूर हो गए थे वो। तो शक्ति सिंह जाते हैं उनके पीछे अपना घोड़ा लेकर, और 2 मुगल जनरल्स को आसिफ खान भेजता है प्रताप के पीछे कि इसका वध करो, काम खत्म करो। शक्ति सिंह उन दोनों मुगलों का संहार करते हैं और आवाज देते हैं अपने बड़े भाई को, अरे ओ नीले घोड़े का असवार। नीले घोड़े का असवार मतलब चेतक को नीला घोड़ा कहा जाता था। वैसे नीला होता नहीं है घोड़ा, सफेद जो घोड़ा होता है बहुत ब्राइट व्हाइट होता है, उसको नीला कहते हैं। तो अरे ओ नीले घोड़े का असवार। तो प्रताप पीछे मुड़ के देखते हैं कि भाई जो है वो 2 मुगलों का संहार कर रहा है, और फिर वे आके गले मिलते हैं। मैंने अपनी पुस्तक में बात सिद्ध करने का प्रयास किया है कि शक्ति सिंह जी आरंभ से प्रताप के द्वारा प्लांटेड एक जासूस थे, जो 1568 का साके की सारी इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड शक्ति सिंह जी ही आकर देते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में भाई को वो बचाते हैं, और उसके बाद कंक्लूसिवली वो अकबर को छोड़कर उनका पूरा क्लैन जो है, शक्तावत क्लैन, उनके 17 बेटे जो हैं वो आकर के बैटल ऑफ दिवेर में प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं, और शक्तावत आने वाली पीढ़ियों तक जो मेन प्रताप का क्लैन है उसके प्रति वो निष्ठावान रहते हैं। तो ये हो नहीं सकता कि वो देशद्रोही थे या धर्मद्रोही थे। मैं तो इनको एक प्लांटेड ही समझ रहा हूं बंदा। खासतौर से 1568 का जो साका है उसकी पूर्व सूचना वे क्यों देते? अगर वे अकबर के माथत होते, वो आई थिंक ही वाज प्लांटेड बाय अकबर प्रताप, एंड इफ ही वाज then it shows how big a genius Pratap was.